क्या क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने? एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस फॉर्मिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिंपल है, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कोई डायग्राम गिवन नहीं है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर is divided into 3 branches forming parallel combination. The lengths of the wire are in the ratio 2:3:4. इन वायर्स की जो लेंथ है, लेंथ की रेशो है 2:3:4 और उनके डायमीटर्स की जो रेशो है दैट इज 3:4:5. Find the currents in each branch if the wires are of same material. अगर बेटा वायर्स का मटेरियल सेम है, इसका मतलब उनकी रेजिस्टिविटी सेम है। हमें करंट फाइंड करनी है। कल तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो रेजिस्टेंस गिवन था, रेजिस्टेंस की रेशो दी है, तो यहाँ पर सिचुएशन वही है बेटा। 5 एम्पियर करंट जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस फॉर्मिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मान लीजिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ब्रांचेस है एंड देयर रेजिस्टेंसेस आर से R1, R2 एंड R3। अगर तो बेटा R1, R2, R3 की रेशो गिवन होती तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी, है ना। क्या करना था, उसी के रेशो को इन्वर्ट कर देना था, तो बोलते ये करंट की रेशो है। अब आगे देखो, डायमीटर्स आर इन द रेशो 3:5. आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस का रिलेशन, हाउ रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू लेंथ एंड डायमीटर। वी हैव ए फॉर्मूला R equals to rho into L by A. We can say R equals to rho into L by pi d square by 4. कैसे बेटा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया पाई इंटू डी बाई 2 स्क्वायर, सो पाई डी स्क्वायर बाय 4. सो रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन है कैन बी रिटन लाइक 4 इंटू रो इंटू एल बाय पाई डी स्क्वायर। ठीक, ये बेटा रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड डायमीटर। कैन बी से कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। याद करो, आपको रेजिस्टेंस का रिलेशन रेडियस के साथ बताया था, तो जो रेडियस है वही तो डायमीटर है। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस की रेशो अगर हमें पता करनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस की रेशो पता करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट की रेशो मिल जाएगी। रेजिस्टेंस की रेशो क्या होगी, यहाँ करंट की लेंथ की रेशो गिवन है, डायमीटर की रेशो गिवन है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं R1, R2 और R3 की जो रेशो होगी दैट वुड बी L is 2 divided by D square, that is 9. 2 by 9 is 2. 3 by 16 is 2. 4 by 25. R1, R2 और R3 रेशो क्या आ जाएगी 2 by 9। पता चल गया कैसे, लेंथ की रेशो गिवन है बेटा 2, 3, 4, डायमीटर की रेशो 3, 4, 5 गिवन है क्वेश्चन में, तो डायमीटर का स्क्वायर हो गया 9, 16, 25। ये रेजिस्टेंस की रेशो है, तो ऑब्वियसली बेटा अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस की रेशो है और मैं अगर बोलूं यहाँ करंट I1, यहाँ I2 और यहाँ I3 है, तो करंट की रेशो क्या होगी, देयरफॉर I1 is to I2 is to I3. Therefore I1, I2, I3 रेशो जो है it would be 9 by 2, 16 by 3, 25 by 4. इसी रेशो को एक सिंपल फॉर्मेट में लिख लें, क्या आएगा बेटा एलसीएम 2, 4 और 3 का 12 आएगा 54, ये बन जाएगा आपके पास, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 54, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 4, 12, 64। देखो जरा ये इतना समझ में आ रहा है,
ये रेशो ऐसे, ये फ्रैक्शन जो है ये कैसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, इसको भी इसको भी इसको भी, रेशो सेम रहेगी। जब इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 are 12, 9 6 are 54, 3 4 are 12, 4 16 are 64, 4 3 are 12, 25 3 are 75। तो करंट की रेशो क्या आ गई बेटा? करंट की रेशो आ गई 54:64:75। तो अगर ये करंट की रेशो है तो I1 कितना होगा? 54 डिवाइडेड बाय 54 प्लस 64 प्लस 75 इंटू टोटल करंट कितनी थी? 5 एम्पियर। ऐसे ही I2 कितना होगा? 64 54 64 75 इंटू 5 एम्पियर। इसको करो जरा कैलकुलेट, कितना आता है वैल्यूज? आपके आंसर बनेंगे 1.4। I1 आपके पास आ जाएगा 1.4 एम्पियर, आप चेक कर लो। I2 आएगा आपके पास 1.66 एंड I3 विल बी 1.94 एम्पियर। ठीक है, और इन तीनों का सम देखिए 5 ही होगा। तो ये करंट डिवीजन पे बेस इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख जाएंगे। ये इसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, नीट में तो नहीं, बट जेईई में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। चलो बेटा, उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बताऊंगा पहले आपको। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से रेजिस्टेंस अरेंज्ड है। इस वाले पार्ट में 2 रेजिस्टर्स हैं, यहां 3 है, ये है ए, ये बी और ये सी। क्वेश्चन ये है, सारे रेजिस्टेंस आर के बराबर, आर ए बी कितना होगा, आर ए सी कितना होगा एंड आर बी सी कितना होगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए बी, व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस बी सी। ठीक है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी बी सी एंड बेटा ये थोड़ी सी सिंपल कर लेते हैं इस डायग्राम को हम। यहाँ जो हमें ये 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आर और आर, ये दोनों पैरेलल में है, सो इट बिकम्स R/2। देन ये आर है और यहाँ आर आर और आर है, सो दिस विल बी R/3। ये आपके पास है ए, ये बी और ये सी। आर और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2 हुआ, आर आर और आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन R/3 और ये आर ऐसे ही। अभी बेटा अगर आपको आर ए बी पता करना है, आर ए बी पता करना है, इसका मतलब आप ये सोचे कि हमारी जो बैटरी है, जो सेल है, यहां लगा नहीं है। रेजिस्टेंस कितना होगा वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि बैटरी कितने वोल्ट की है। हाँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है उसके लिए ये जरूरी है फाइंड करना कि कौन से टर्मिनल्स के अक्रॉस फाइंड करना है। जैसे अगर आर ए बी देखना है तो आप मेंटली ये सोचे कि अगर कोई बैटरी यहाँ लगी हो, कहीं भी हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे जो करंट आएगी ए टू बी जाना ना, तो एक तो ये वाला पाथ आ गया। ध्यान से देखो सीरीज पैरेलल कैसे देखना है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ये दोनों सीरीज में है, ए टू बी, एक तो बेटा ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है। ठीक है, तो आर ए बी अगर पता करना है तो आर ए बी कैसे पता करोगे?
आर ए बी पता करने के लिए ये सर्किट इफेक्टिवली ऐसा होगा, R/2 और ये बेटा ए टर्मिनल है और ये बी, और ये जो दोनों हैं ये दोनों सीरीज में है। समझ में आ रहा है नहीं? ये दोनों अगर सीरीज में है तो इन दोनों का सीरीज होगा R प्लस R/3, दैट विल बी 3R प्लस R/3, और इसको आप लिख दो 4R/3। ठीक है, फिर फाइनली अगर आपको लिखना होगा कि आर ए बी का वैल्यू कितना है, देयरफॉर RAB is equal to R/2 into 4R/3 divided by R/2 plus 4R/3. It will be equal to अभी तो मैं लिख लेता हूँ 8R² by 6 divided by 11R/6. So that is 8/11R. करके देखो आप। बेटा ऐसे जो सर्किट होते हैं ना इनको बोलते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क्स। अभी आप ना बड़े बड़े कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे, बुक अगर कोई पढ़ने की कोशिश करेगा दैट्स वेरी गुड, कि बड़े बड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी हमने डिस्कस भी नहीं किए। कहीं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होगा, ना सीरीज है ना पैरेलल है, उसको कैसे सॉल्व करें, विल कम टू दोज आल्सो। ठीक है, पैनिक नहीं हो जाना कि यार ये तो हमने किए, एक दिन में नहीं हो सकता ना सब कुछ। ठीक है, आराम से करो, ट्राई करो उनको भी करने का। आई एम नॉट सेइंग कि आपने बुक नहीं पढ़नी है, बट उनको देख के घबरा नहीं जाना कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए। सब आपको आ जाएंगे, सभी के सभी आ जाएंगे। कोई नो नीड टू वरी कि ये नेटवर्क सॉल्विंग पता नहीं कब आएगा, आराम से आएगा। लेकिन ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है सिर्फ। ये एक इनफाइनाइट नेटवर्क है। इनफाइनाइट नेटवर्क का मतलब ये है कि दिस एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। जो भी कोई इनफाइनाइट नेटवर्क होता है, एक चीज याद रखना, वो रैंडम नहीं होगा कभी भी। मतलब ऐसे डिसऑर्डरली नहीं होगा कि कुछ भी लगा दिया, कहीं भी लगा दिया। एक परफेक्ट ऑर्डर में होता है। जैसे यहां अगर आप देखो, ये 1 है सारे, ये सारे 2 हैं, तो कोई बोले इधर 3 4 5, इधर 1 2 3 ऐसे लगाओ, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंस इट इज एन इनफाइनाइट नेटवर्क वी कैन नॉट गो अप टू इंफिनिटी। ये जा सकते हैं इंफिनिटी तक, जाके सॉल्व करके आते जाएंगे, वैसा नहीं है पॉसिबल। सो वी हैव टू यूज सम काइंड ऑफ टेक्निक। क्या टेक्निक है देखो, समझना ध्यान से, मैं बोलूंगा सिर्फ। इस तरह के नेटवर्क में सबसे पहला काम, जो भी इनफाइनाइट नेटवर्क है उसके लिए बोल रहा हूं, सबसे पहला काम आपने जो करना है वो आपने ये करना है कि सर्किट का कोई ऐसा पार्ट आइडेंटिफाई करना जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार आ रहा है। तो अगर इस सर्किट को देखूं मैं, तो इस सर्किट में यू विल सी कि दिस सेक्शन इज कमिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, फिर ये आगे तक चलता जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा एक एनसीईआरटी में डिफरेंट क्वेश्चन होगा, वो आप खुद करेंगे, नहीं होगा तो लेट मी नो। आइडेंटिफाई द सेक्शन विच इज बीइंग रिपीटेड। ठीक, अब सोचो ऐसी कितनी सेक्शंस हैं यहाँ, ऐसी कितनी सेक्शंस होंगी इस इनफिनाइट नेटवर्क में। इनफिनाइट, यू कैन नॉट काउंट 1 2 3 अप टू इंफिनिटी जा रहा है ना, तो इसमें इनफिनाइट ऐसी सेक्शंस होंगी, राइट। अब अगर उन सारी सेक्शंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर है, तो एक सेक्शन कम कर लो या ज्यादा कर लो, रेजिस्टेंस आर ही रहेगा। बेटा इसमें क्या स्टेप्स हैं देखिए, मैं लिख लेता हूं शॉर्टकट में। आइडेंटिफाई द सेक्शन विच इज बीइंग रिपीटेड, आइडेंटिफाई द सेक्शन विच इज बीइंग रिपीटेड। ठीक है, एक सेक्शन छोड़ दीजिए, लीव वन सच सेक्शन। मैं थोड़ा करके भी दिखा रहा हूं आपको। ये सेक्शन एक आपने छोड़ दी, बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक सेक्शन अगर मैं छोड़ दूं, आई विल मार्क दिस एज 1 ohm 2 ohm, राइट। लीव वन सेक्शन। अब एक सेक्शन छोड़ के आई कम टू द पॉइंट ए की जगह ए डैश और बी की जगह सपोज बी डैश। तो इसके आगे
कितनी सेक्शंस बची अब, इसको इंक्लूड करके समझना ध्यान से, इस सेक्शन को इंक्लूड करके हमारे पास इन्फिनाइट सेक्शंस हैं, तो इसको एक्सक्लूड करके कितनी सेक्शंस होंगी? अगर इस सेक्शन को छोड़ देंगे तो कितनी सेक्शंस बची, बोलो? इनफाइनाइट। इन्फिनाइट ही बची, ये कोई नहीं बोलना इन्फिनिटी माइनस वन, दैट इज इन्फिनाइट। ठीक है, यू लीव वन सेक्शन फ्रॉम इन्फिनाइट सेक्शंस, यू विल हैव इन्फिनाइट सेक्शंस अगेन। अब मान लो इन सारी सेक्शंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट करना है वो है आर। कितना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस? आर। इफ यू रिमेंबर हमने कैपेसिटेंस में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। एक सेक्शन को छोड़ दो और एज्यूम कर लो कि रेजिस्टेंस आर है, तो बेटा इस सेक्शन को इंक्लूड करके भी तो रेजिस्टेंस आर ही रहना चाहिए या नहीं? बिकॉज अगर इनफाइनाइट सेक्शंस का रेजिस्टेंस आर है तो एक इंक्लूड करके भी तो इनफाइनाइट सेक्शंस ही हैं, तो रेजिस्टेंस तो आर ही रहना चाहिए। मतलब अगर हम एक सेक्शन छोड़ के ए डैश बी डैश पे आ गए, let the resistance across a dash b dash is r, right? पहले अब क्या करेंगे, आर ए बी निकालो बेटा, आर ए बी कितना होगा, यहां से स्टार्ट करो, इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालो, आपके पास इन टर्म्स ऑफ आर क्या वैल्यू आती है? दिस इज 1 ओम, 1, ये दोनों पैरेलल में है, इनका हो गया 2r डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर, ये आ गया आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। बट अगर अक्रॉस ए डैश बी डैश रेजिस्टेंस आर है तो अक्रॉस ए बी भी रेजिस्टेंस आर ही होना चाहिए, बस खत्म हो गया, यही पॉइंट मेन है यहाँ। सो इसको सॉल्व करो, 2 प्लस आर प्लस 2r डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर इक्वल्स टू आर। Then in the next step 2 plus r हो गया 3, 2 plus 3r divided by 2 plus r, so 2 plus 3r equals to 2r plus r square। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0, पता चल रहा है? सॉल्व करके बताओ r का वैल्यू कितना है, थोड़ा तुम भी करो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास r की दो वैल्यूज आएंगी, सॉल्व करके r की दो वैल्यू आएंगी, वन विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव। लेकिन बेटा रेजिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, माधवी का 1 आया, 1 तो नहीं आएगा मुझे लगता है, बिकॉज 1 स्क्वायर माइनस 1 0 माइनस 2 इक्वल नॉट इक्वल टू 0, 1 तो नहीं आएगा, 2 आ सकता है, यहाँ वेरीफाई हो जाता है बेटा, यहाँ देखो आप r विल बी इक्वल टू 2, कैसे? 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, 1 से तो आप वेरीफाई कर ही नहीं पाओगे। हाँ, r इक्वल टू -1 और r इक्वल टू 2, बट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू रूट्स, ठीक है, अल्फा बीटा बोलते हैं जिनको, तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता। हाँ, -1 अगर आपका आ रहा है तो वो वैलिड है बेसिकली, कैसे? ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, जब -1 डालोगे तो 1 + 1 2, 2 - 2 is 0, बट मैथमेटिकली तो ठीक है, r की वैल्यू -1 आ गई, बट रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। एक इससे सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, या चलो बना लो, ए बी सी एंड डी, हर एक रेजिस्टेंस को आर ही लिख लेता हूं, इसमें बताओ आर ए बी कितना होगा एंड आर ए डी कितना होगा, चलो ट्राई करें आप।
बेटा आर ए बी फाइंड करना मतलब आप एक बैटरी कनेक्ट करोगे ए टू बी ऐसे। देखना यहाँ पर इफेक्टिव सर्किट क्या होता है पहले वो समझो। यहां से अगर करंट की डिवीजन होगी, अगर यहां से करंट की डिवीजन होगी, देखो यहां से करंट ऐसे आएगी, द करंट विल कम लाइक दिस, कुछ करंट इधर जाएगी इधर आएगी, इन दोनों में करंट फ्लो करेगी क्या? ये ओपन सर्किट है, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये दीज टर्मिनल्स आर ओपन। बेटा ओपन टर्मिनल्स में करंट फ्लो नहीं करती है, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस नॉट थ्रू दिस। सो अगर आपको आर ए बी पता करना है तो ये वाला पार्ट एक रिमूव कर सकते हैं आप, इट इज नॉट इफेक्टिव, इनइफेक्टिव है ये, ऐसे लगा हुआ तो है बट यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए यू कैन रिमूव इट। सो ऑन दैट बेसिस यहां से बोलोगे करंट ऐसे आई। ओपन सर्किट का मतलब होता है बेटा, देखो दो वर्ड्स बोल रहा हूं, वन इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है स्विच ऑफ है आपका। ओपन सर्किट का मतलब है देयर इज नो कनेक्शन, एंड क्लोज सर्किट होता है कनेक्शन। क्लोज, स्विच ऑफ मतलब नो करंट, एंड दूसरा क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट में स्विच ऑन करंट फ्लोज। आर आर और आर, ये हो गया 3R, राइट? 3R के पैरेलल में आर है, द सर्किट विल बी रिड्यूस्ड, ऐसा हो जाएगा 3R आर 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 के पैरेलल में आर, ये आर और ये भी आर। फिर नेक्स्ट पार्ट में ये 3R और R तो पैरेलल में है, व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड R? 3/4, सीधा बोल सकते हैं। ये 3R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 3R डिवाइडेड बाय 4। सो R 3R/4 एंड ये वाला R, ये सारे ये आपके ए बी टर्मिनल्स थे। अब देखना लास्ट स्टेप है ये, अक्रॉस ए बी हमारा जो रेजिस्टेंस होगा दैट्स गोइंग टू बी R प्लस ये कितना आया 3R/4 प्लस R। सो R ए बी इज इक्वल टू R प्लस R हो गया 2R प्लस 3R/4, सो इट इज इक्वल टू 11R/4। चेक करो एक बार इसको आप, 11R/4, वेरी गुड, किया आपने से, काफी लोगों ने किया, वेरी गुड, दैट्स फाइन। 6R/5 अभिनंदन नहीं है, प्रज्ञा 5, 11 नो, मयंक का क्या आंसर था? RAD निकाला, अच्छा RAD निकालते हैं बेटा अभी, ये RAB पता चल गया, ये हमारा A B और C और ये था D, ये भी R है और ये भी R है। वेरी गुड, अगर यही था तो आपके पास RAB कितना आ गया? अभी देखो RAD कैसे करना है बेटा, अगर यहाँ किसी को समझ में नहीं आएगा तो रुक जाना, रोक देना मेरे को भी, ऐसे नहीं मूव करते जाना। नाउ व्हाट इज RAD? नाउ द बैटरी इज बिटवीन A एंड D, राइट? बेटा अगर बैटरी A और D के बीच में है, ये बैटरी खाली हम रेफरेंस के लिए लगाते हैं, ये देखने के लिए कि इफेक्टिव पार्ट क्या है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो ज्यादा आसान हो गया। ये R और देखो बीच में ये है ना, अब यहां से जो करंट आएगी वो तो इधर चली जाएगी, यहां से जो करंट आएगी वो इधर से होते हुए इधर, तो ये दोनों जो हैं ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी अपने आप में सीरीज है इनका, तो ये 2R के पैरेलल में 2R है, सेम वैल्यू पैरेलल में हाफ हो जाती है, तो इनका आ जाएगा R कंबाइन हो गए, ये R है, ये R है और ये R है, सो यू हैव R हियर, इनका कंबाइन होके आ जाएगा R और ये भी R, ठीक है? वी हैव AB AD, सॉरी, तो RAD विल बी इक्वल टू 3R, दैट्स फाइन।
ठीक है, कुछ और टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं अभी। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? वास्मित, यस सर। है नहीं क्लास? डाउट है इसमें? नो सर। वसु, क्रिश, नो सर। आर्यन था क्या क्लास में? नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलो बेटा, एक सर्किट दे रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है, 3 रेजिस्टर्स लगे हैं, 10, 20, 30। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। ठीक है, एंड द वोल्टेजेस आर 30, 12, 2। 30 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 वोल्ट। ठीक, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है, एक एंड इसका 30 वोल्ट पे है, दूसरा एंड यहाँ है। इसका एक 12 पे है, दूसरा यहाँ है, इसका 2। ये जो कॉमन टर्मिनल V है, इस पे पोटेंशियल फाइंड करना है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P at the common terminal? Calculate potential at terminal O। टर्मिनल बोलो या पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट O। बेटा जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 100% थर्मल फिजिक्स में पढ़े थे ऐसे क्वेश्चन हमने। वहां हम थर्मल रेजिस्टेंस बोल रहे थे, वहां हम थर्मल करंट कौन सी होती है? हीट करंट। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करती है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करेगी। तो अगर बेटा ध्यान से देखना, कुछ मुश्किल नहीं है, एक ही इक्वेशन लगती है, एक ही इक्वेशन से इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। जंक्शन लॉ लगाने की जरूरत नहीं बेटा, अभी हमने जंक्शन लॉ पढ़ा ही नहीं, अभी हमने केवीएल केसीएल नहीं पढ़ा है। वो लगा के तो आपको ज्यादा इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, वो भी लगाएंगे, बट इस तरह का सिचुएशन डायरेक्ट हो जाएगा। नो नीड टू अप्लाई द जंक्शन रूल। ये 30 वोल्ट है, मान लेते हैं यहाँ जो वोल्टेज है ये है V। ठीक है, देखो देखो मैं यहाँ, अगर यहाँ से I करंट आ रही है, सपोज यहाँ से डिवीजन होके इधर चली गई I1 और इधर आ गई I2। ठीक है, देखना एक इक्वेशन, 30 माइनस V, या ऐसे लिख लूं पहले, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट? विच मीन्स 30 माइनस V डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू V माइनस 12 डिवाइडेड बाय 20। ये ओम्स लाया, कुछ नहीं है और, V माइनस 2 डिवाइडेड बाय 30। करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब वो डिफरेंस V ही होता है, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, करंट फ्लो कर रही है I, हम ऐसे बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो I क्या होता है? V बाय R। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये बेटा एक रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कर रही है I, यहाँ V1 है और यहाँ V2 है, करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली V1 बड़ा है V2 से, तभी करंट फ्लो कर रही है इधर की तरफ। तो करंट कितनी होगी? V1 माइनस V2 बाय R। वही लॉजिक यहाँ लगा दिया। सो सॉल्व करके आप V निकाल सकते हैं, एक ही इक्वेशन है। पहले तो ये जीरो कैंसिल कर दो, कैन आई राइट 30 माइनस V इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू V माइनस 12 प्लस 1 बाय 3 इंटू V माइनस 2। So 30 minus V equals to 1 by 2V minus 6 plus 1 by 3V minus 2 by 3। सॉल्व करो, सॉल्व करके V निकालो अभी। लेट मी डू इट। ये तो ठीक है ना? दिस विल बी 30 प्लस 6 plus 2 by 3 and it's going to be
1/2v plus 1/3v minus v. So this will be 36 plus 2/3 equal to गड़बड़ है कि कहीं? एक मिनट रुकना, ये इक्वेशन थी हमारे पास 30 minus v equal to v/2 minus 6 plus v/3 minus 2/3, which means 36 plus 2/3 equal, अच्छा ये मैंने माइनस कर दिया था, v/2 plus v/3, ये कितना हो गया? 108 हो गया, प्लस 2 1010 110 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6v plus 5v डिवाइडेड बाय 6, 20 लग रहा है मुझे आंसर। Three twos are 6, 11 tens, so v equal to 10 into 2 equal to 20 volt. Suppose एक सर्किट है having 6 resistors. यहाँ बैटरी है, this is terminal A, this is terminal B, this is C and this is D. ये जो बैटरी है, this is 2 volt. Each resistor is having a resistance of 5 ohm. ठीक है, 5 ohm रेजिस्टेंस है। तो आप बताएं व्हाट इज VAB? कैलकुलेट VAB, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स AB। दो तरीके से बताऊंगा बेटा, यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। दो तरीके से बताऊंगा कि VAB कैसे निकालना है। सीरीज पैरेलल में अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो इस क्वेश्चन की हेल्प से उसको रिमूव करने की कोशिश करो। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, स्पेशली सीरीज और पैरेलल को लेके। बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके बताओ। ये पॉजिटिव है बैटरी का, यहां से करंट ऐसे आएगी, ठीक है। इस पॉइंट पे करंट का डिवीजन होगा और यहां से कुछ करंट इधर और कुछ इधर जाएगी, ठीक है। मान लो ऊपर वाले पार्ट में करंट आ गई I1 और नीचे वाले पार्ट में करंट आ गई I2। बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ सर्किट देख के कोई बता सकता है कि I1 और I2 में से बड़ी करंट कौन सी होगी? ठीक है, यू कैन स्पीक अप, बोल के बता दो। इफ यू कैन नॉट राइट यू कैन स्पीक, यू शुड स्पीक, ठीक है। नहीं कोई बोल सकता तो लिख के बता दो। किसी को बोलने में हो सकता है माइक का प्रॉब्लम हो, किसी को लिखने में वो चैट क्या ब्लॉक किया, क्या किया, वो हो सकता है कुछ। तो I1 और I2 में से सर बी सेम तक ही रहेगी पूछ रहे हो? हाँ जी, बी तक पूछ रहे हो ना? मैं पूछ रहा हूँ I1 और I2, बी तक नहीं होता कुछ भी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। I1 और I2 में से बड़ी करंट कौन सी होगी? सर सेम रहेगी। सेम रहेगी ना? सेम रहेगी, बी तक नहीं होता बेटा। यहाँ से जो भी करंट आएगी ना, जो भी करंट आएगी वो सारी इधर आएगी, बी तक नहीं।
ये थोड़ी है कि बी तक, मैंने आपको बताया करंट का फ्लो कॉन्टिन्यूस होता है, अगर पाथ कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करेगी कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये नेगेटिव में घुस जाएगी। करंट अपने पाथ को ना वापस रिट्रेस नहीं करती है कि यहाँ से आई और इधर से गई और फिर इधर आ गई, नो, ये पॉजिटिव से स्टार्ट लाइक दिस, नेगेटिव पे खत्म, यहाँ से जो इधर आएगी वो इधर। अब क्यों दोनों करंट बराबर होंगी? क्योंकि अगर आप देखो ऊपर वाले पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 15, नीचे वाले पार्ट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 15, एंड व्हेन द रेजिस्टर्स आर सेम द करंट इज डिवाइडेड इक्वली, सो I1 इज इक्वल टू I2। क्लियर हो गया? कितनी होगी वो तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कोई बता सकता है इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब अक्रॉस एसी देखना, क्योंकि बैटरी कहाँ लगी है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा अक्रॉस द टर्मिनल्स एसी? कोई बता सकता है अक्रॉस एसी रेजिस्टेंस कितना होगा? 15/2। 15/2 7.5 होगा, है ना? 15/2 ओम, दैट्स 7.5 ओम। कैसे भैया? ये 15 है, कहां से? ए से लेके सी तक, ये भी तो ए से लेके सी तक 15 है, तो 15 के पैरेलल में 15 will be 15/2। 15/2 means 7.5, राइट? तो हम टोटल करंट तो पता कर ही सकते हैं। देखो इस सर्किट की हेल्प से मैंने बोला सीरीज, पैरेलल, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सब हो जाएगा। टोटल करंट कितनी होगी? व्हाट इज द टोटल वोल्टेज जो अप्लाई की है? 2 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 15/2 ओम एम्पियर। 2 ओम रेजिस्टेंस था, तो करंट आपके पास आ गई 4/15 एम्पियर। करंट कितनी आ गई? करंट आ गई बेटा 4/15 एम्पियर। नाउ लुक केयरफुली, 4/15 ही आएगी ना। आपने बोला यहां और यहां इक्वल डिवीजन होगी करंट की, तो I1 कितना हुआ? Therefore I1 is equal to हाफ ऑफ I, ये I है, हाफ ऑफ I। अब मैं बोलता हूं ना 4/15 का हाफ करो, तो बड़े सारे लोग बोल देते हैं क्या हाफ करो, 8/15 नहीं होगा, सॉरी 4/15 का हाफ करो, तो इसको अपनी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी 2/15। पता चला है? 2/15 इज द करंट थ्रू, एंड व्हाट इज I2, वो भी 2/15। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज VAB? ए से लेके बी तक I1 करंट फ्लो कर रही है, ऑफ कोर्स इधर भी आ गई, बट हम ए से बी देख रहे हैं। ए से लेके बी तक रेजिस्टेंस कितना है? 5+5। कितना आ जाएगा? 2/15। 2/15 is I1 into 10, 4/3 वोल्ट। 4/3 वोल्ट। अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ V, फिर आपने जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछो, व्हाट इज VBC? अक्रॉस BC कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करंट तो I1 ही है, into 5, so that is 2/15 into 5, that's equal to 2/3 वोल्ट। और आप इन दोनों को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करके 2 वोल्ट ही आएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो यहां से यहां रेजिस्टेंस है 10, टोटल 15 है, 10/15 into 2, यहां से यहां देखना है 5/15 into 2। ठीक है, वी कैन अवॉइड दोज कैलकुलेशंस जो हमें ओम्स लॉ में चाहिए विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना तो पूछो। मैं स्टार डेल्टा नेटवर्क,
नेटवर्क होता है बेटा सर्किट, नेटवर्क होता है ग्रुप, हम ऐसे बोलते हैं ना नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स। सो हियर इट इज नेटवर्क ऑफ resistors, can be network of resistors and capacitors or network of different components। तो यहां हम resistors की बात कर रहे हैं। सपोज ये एक सर्किट है and we have A, B and C। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। एक ट्राइंगल की फॉर्म में हमारे पास 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, वी हैव these resistors as R1, R2, R3। the terminals are A, B and C। ऐसे सर्किट को डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा, डेल्टा ऐसा होता है ना, दिस इज ए ग्रीक अल्फाबेट कॉल्ड एज डेल्टा। ये स्मॉल डेल्टा और ये कैपिटल डेल्टा। ठीक है, ट्राइंगल की फॉर्म में इसलिए डेल्टा बोलते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा, देन वी कॉल इट एज स्टार। ये डेल्टा है और ये स्टार है। म्यूट रखें बेटा माइक अपने, नहीं तो मेरे को ही कर लेगा। मैंने तो मम्मी का है। ठीक है, हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन सीख लेंगे। एंड देखना, मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताता हूं इसके बाद, विल बिकम वेरी क्विक। ये जो टर्मिनल्स हैं दीज विल रिमेन सेम, ए, बी एंड सी। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन करें कि ये पूरा सर्किट उठा के यहां ले आए। वैल्यू पता करनी है ना, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, या ऐसे करो, लेट अस मेक द थिंग्स बिट सिंपलर। इसको मैं बोल देता हूँ RAB, इसको बोल देता हूँ RAC और इसको बोल देता हूँ RBC। B और C के बीच में लगा है, ये AB के बीच में, ये AC के बीच में। इसको बोल देता हूँ R1, इसको बोल देता हूँ R2 और इसको बोल देता हूँ R3। आप ऐसे इमेजिन करो जैसे कि ये हमारे पास जो डेल्टा है, स्टार इसके बीच में ही है। रेफरेंस के लिए ये डेल्टा है, ठीक है, A, B, C। ये RAB, ये RAC और ये RBC। यहां आ गया R1, ऐसे लगा दो, R2, R3। अब क्या याद रखना, देखो R1 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू, यहां लगा ना R1, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, RAB इंटू RAC डिवाइडेड बाय तीनों का सम, RAB प्लस RBC प्लस RAC। सिमिलरली R2 कितना होगा, R2 कहां लगा है, इनके बीच में, सो RAB इंटू RBC डिवाइडेड बाय सबका सम। एंड फाइनली R3 कितना होगा, ये ऐसे याद रखना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा भी आपको। तो R3 कितना होगा, RBC इंटू RAC, RAC RBC ओवर RAB प्लस RAC प्लस RBC। ठीक है, नोट करें पहले आप इसको, फिर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए। ये यहां लगा दिया स्टार ऐसे, तो R1, R2, R3। R1 का वैल्यू कितना होगा, RAB इंटू RAC डिवाइडेड बाय टोटल। R2 का वैल्यू होगा ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल। एग्जांपल लो ना आप, ये लो क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला है सीधा। हमारा पर्पस है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इन लेस टाइम विदाउट इन्वॉल्विंग बिगर इक्वेशंस।
इक्वेशन से भी समझाऊंगा मैं बाद में, इक्वेशन से कैसे करना है सॉल्व वो भी देखेंगे, केवीएल केसीएल पढ़ने वाले नेक्स्ट हम। बट फर्स्ट हैव अ लुक ऑन दिस सर्किट। फाइव ओम, 10 ohm, 10 ohm, 5 ohm, so this is also 5 ohm। और बोला है फाइंड आर ए बी, आर ए बी निकालो। आर ए बी का वैल्यू कितना होगा? इसका मतलब यह है कि बैटरी ऐसे लगी है, थिंक अबाउट दिस, बैटरी ये ए है ये बी, बैटरी इज लाइक दिस। नाउ टेल मी, पहले आप अपने हिसाब से 5 मिनट लगाओ, पहले इसके बारे में सोचो, इस सर्किट के बारे में। इस सर्किट में सोचो, यहां से जो करंट आएगी, मतलब ये टोटल करंट, कुछ इधर चलेगी कुछ इधर चलेगी, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि सिर्फ करंट के डिवीजन पे बेटा पैरेलल नहीं होता है, दोनों टर्मिनल्स भी तो आपस में जुड़े होने चाहिए। जैसे ये एक इसके साथ जुड़ा है, बट ये और ये तो नहीं जुड़े हैं, सो नो पैरेलल। ये 5 और ये 10 पैरेलल में नहीं है, सीरीज में तो है ही नहीं, क्योंकि सेम करंट फ्लो नहीं कर रही, एक ही पाथ नहीं है, सीरीज में नहीं है। पैरेलल में सिर्फ ये देख के कि करंट अलग अलग फ्लो कर रही है तो पैरेलल हो गया, दैट इज ए वेरी रॉन्ग नोशन। पैरेलल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दोनों टर्मिनल्स आपस में, ये एक रेजिस्टेंस ये दूसरा, तो एक ये जुड़ा है दूसरा ये जुड़ा है, तब जाके पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ बीच में ये आ गया। हाँ, अगर यहाँ वायर होती सिंपल तो फिर हम बोलते ये दोनों पैरेलल में है। समझ में आ रहा है? तो वो बच्चों वाला 10th वाला क्वेश्चन होता। अब यहां पर अगर हम देखें, ये दोनों पैरेलल में नहीं दिखे, ना ही सीरीज में। अच्छा, इनकी बात करते हैं, यहां से जो करंट आ रही है क्या सारी इधर चली जाएगी? नहीं, कुछ इधर भी तो जाएगी, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, ओपन थोड़ी है। तो ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है। ये दोनों तब सीरीज में होते, माधवी ध्यान से समझना, ये दोनों तब सीरीज में होते अगर ये नहीं होता, तो उससे क्या होना था, सारी करंट इधर जाती, बट ये तो गिवन है यहाँ 5 ओम, सो दे आर नॉट इन सीरीज। ठीक है, क्या लिखा बेटा किसी ने? नहीं निगलेक्ट करेंगे मयंक, जो स्कूल में पढ़ा ना फॉर द टाइम बिंग उसको भूल जाइए। वो निगलेक्ट मैं बता देता हूं, वैसे वो निगलेक्ट तब करते जब आपके पास ये रेशो सेम होती, ऐसी थोड़ी निगलेक्ट कर देते। ये रेशो देखो, P बाई क्यू पढ़ा होगा आपने, इक्वल टू R बाई S, क्या सेम है? वो रेशो सेम होती तो 7.5 आंसर आता, रेशो सेम नहीं है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज साथ में चलते हैं ना, आगे क्यों चल रहे हो? ठीक है, स्कूल वाले रखो अलग से, स्कूल वाला अगर ये पढ़ा देंगे सारा तो फिर हम क्या करेंगे यार, हम भी स्कूल चले जाएंगे फिर तो। समझ में आया क्या बोला बेटा मैंने? आपने वहां पढ़ा होगा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, तब इसको निगलेक्ट करते हैं। बैंक पता चल रहा है ना? अभी देखो, देयर कोई भी दो रेजिस्टेंस यहाँ ना तो सीरीज में है ना यहाँ पैरेलल में है, और ना ही जो आगे चल के हमने पढ़ना है अभी व्हीटस्टोन ब्रिज, ना ही ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूँ, कई लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता, मतलब अगर ये रेशो सेम होती, ये वाली 5/10, यहाँ भी 5/10 होता, तो इसको निकाल देते, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। राइट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, ये तो बैटरी हमने खुद एज्यूम की ए बी देखने के लिए, ना तो सीरीज है ना पैरेलल है। नाउ थिंक अबाउट दिस इज ए ट्राइंगल, ये आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है ज्योमेट्रिकली, फिजिक्स में ये ट्राइंगल है, कैसे? ये ऐसे जोड़ दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है? रेजिस्टेंस तो वही है, वायर को ऐसे रखा है, ऐसे कर दिया, वायर तो स्ट्रेच थोड़ी की हमने, तो ये ट्राइंगल ही है, क्योंकि टर्मिनल है ना एक।
5 ओम था, ये 10। ये और ये एक ही टर्मिनल पे हैं, ये एक और ये एक, ऐसे ऐसे करना very quickly. You will do it very quickly. See, think about a resistance like this, another like this, another like this. तो ये मैं ऐसे बना दूंगा, 1 2 3, और आगे वाला 10 और 10 रहने दो, ऐसे 10 और 5 ऐसे रहने दो। Now the thing is, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ये 10 ओम, ये 10 ओम। अब ये वैल्यू कितनी होगी, करो ना इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट। ये वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय देयर टोटल, 50 बाय 20। ये वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 25 बाय 20। ये कितना होगा, 50 बाय 20। सो 50 बाय 20 मतलब 5 बाय 2। फिर यहां आ गया आपके पास 25 बाय 20, दैट इज 5 बाय 4। फिर इसके आगे 10 है, फिर यहां भी आ गया आपके पास 5 बाय 2, और इसके आगे कितना है, इसके आगे भी 10 है, 10 नहीं 5 है, सॉरी, इसके आगे 5 10 10 5, तो ये आपके पास है 5 ओम। ये बी टर्मिनल आ गया। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो आपके पास ये पहला वाला रेजिस्टेंस रहा 5 बाय 2, इसके आगे 2 लगा दो। क्या क्या वैल्यूज हैं उनकी, 5 बाय 4 प्लस 10 हो गया बेटा 45 बाय 4, 5 बाय 2 प्लस 5 हो गया 15 बाय 2। अब मेरे को ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो ऊपर वाला आ जाएगा, आएगा नहीं, 15 3 जार 45, 2 2 जार 4। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, आप इनडायरेक्ट करो चाहे। ये 5 बाय 2 और आगे आ जाएगा 45 बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 45 बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 बाय 2। अब मैंने टेक्निक बता दी बेटा, आपके सामने है सब कुछ। 45 बाय 4 इंटू 2 बाय 5, 45 बाय 4 इंटू 2 बाय 5 विल बी 9 बाय 2। तो आपका रेजिस्टेंस कितना आया अक्रॉस ए बी, दोनों सीरीज में है, 5 बाय 2 प्लस 9 बाय 2, 14 बाय 2, 7 ओम इज द आंसर। ठीक है, कर लीजिए, नहीं अगर समझ में आएगा एक बार, ये आपको करना पड़ेगा एफर्ट, थोड़ा सा आपको खुद लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा सर्किट। ये जो डेल्टा है इसे स्टार में कन्वर्ट करो, ये वैल्यू ऐसे लिख लो, R1, ये R2, ये R3। तो R1 कितना आ गया, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल। R2 कितना आ गया, 5 इंटू 5, ये भी आपको बताया मैंने, ये R2 और ये R3। उसके बाद तो इजी है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर आपस में पैरेलल, एंड देन फाइनल आंसर। ठीक है, स्टार डेल्टा अगर नहीं समझ में आया, शॉर्ट नोट्स बना के अभी भेज देता हूँ, थोड़ी देर में देख लीजिए, बट डोंट स्किप स्टार डेल्टा, क्योंकि स्टार डेल्टा आपका टाइम बचाएगा। अवॉइड कर सकते हैं आप इक्वेशंस को, व्हीटस्टोन ब्रिज, केवीएल, केसीएल, नथिंग इज रिक्वायर्ड। कर लीजिए बेटा इतना, ठीक है, इतना करो। एक बार फिर से देखो, नहीं आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। अभी रिपीट कर दूं क्या, ओके 3 बाय 2 वाला रिपीट कर दो, ओके कहाँ है 3 बाय 2, ये लो रिपीट, 5 10 5 10 5। अच्छा इतना तो पता चल गया ना कि सीरीज पैरेलल से नहीं कर सकते, या वो भी नहीं पता चला अभी, क्यों कोई सीरीज में नहीं है या कोई पैरेलल में नहीं है, वो तो पता चल गया होगा, या वो भी नहीं।
अगर वो भी नहीं पता चला तो वीडियो फिर से एक बार देखना। क्या करना, 3 टर्मिनल है बेटा, इस वाले पार्ट, इधर से भी कर सकते थे। इस वाले पार्ट में हमारे पास 3 टर्मिनल है, एक ये जहां ये 5 और ये 5 जुड़े हैं, एक ये जहां ये 5 और 10 जुड़े हैं, और एक ये बोलो ये बोलो ये बोलो, एक ही बात है, ये 5 और ये 5। सो अक्रॉस दीज टर्मिनल्स आप 3 रजिस्टर बना लो in the form of a star. So this delta is converted into star. तो ये कितना होगा, इन दोनों के बीच में है ना, जो भी दोनों है उनका प्रोडक्ट करो, 5 into 10 50 डिवाइडेड बाय तीनों का सम कितना है, 5 10 10 20, फिर ये 5 into 5 25 डिवाइडेड बाय 20, फिर ये फिर से 50 डिवाइडेड बाय 20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ये वाला निकालो, ये रहने दो, इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं इसलिए इसको। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद तो इजी है ना, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर इनका इफेक्टिव इसके साथ पैरेलल में, और फिर फाइनली तीनों सीरीज में। ठीक है, थैंक यू।